हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं PAS सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रिवीजन टेस्ट 2 टर्म 2 और ये क्लास 11th का फिजिक्स का जो यूनिट 7 और चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में से लिया गया है। इसमें हमारे पास फर्स्ट 10 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसके बाद 11 to 20 तक आपके पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम जल्दी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पहले हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो द स्ट्रेस एट विच द एलोंगेशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उसको इल्ड पॉइंट बोलते हैं हम। नाउ सेकंड क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस टेंजेंशियली टू इट द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज टर्म्ड एज। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, लिटरल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। तो डी ऑप्शन ही इसकी सही है, शियर स्ट्रेस। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड लिखते हैं हम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डायमेंशंस। इसमें से कौन सी जो यूनिट है, सॉरी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं होती। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, पॉइजनस रेशो, यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस। तो पॉइजनस रेशो की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ की जो है रेशो होती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट इट डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी इज सेट टू बी एक्वायर। जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाने के बाद उसमें फोर्स को अगर रिमूव कर दें और फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आए तो वो परमानेंट सेट हो जाता है, उसको हम परमानेंट सेट का नाम देते हैं। ना हमारे पास फिफ्थ है SI यूनिट ऑफ स्ट्रेन आर। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेन की कौन सी है, तो हम जानते हैं स्ट्रेन फोर्स ओवर एरिया होता है, तो न्यूटन फोर्स और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। द यंग्स मॉडुलस एंड द शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर। यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में अप्लाई होता है, लिक्विड और गैस में नहीं होता। तो सिक्स के क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ सेवंथ क्वेश्चन है इफ डबल रेडियस ऑफ स्टील वायर इट्स यंग मॉडुलस विल बिकम। अगर हम रेडियस जो है स्टील वायर का डबल कर देते हैं तो उसके यंग्स मॉडुलस में क्या डिफरेंस होगा। तो इसकी हमारे पास सी ऑप्शन है, यानी कि रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर है डिक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्प्रिंग बैलेंस ऑफन शो रॉन्ग रीडिंग व्हेन दीज आर यूज फॉर लॉन्ग टाइम इट हैपन्स ड्यू टू। जब हम स्प्रिंग बैलेंस को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते रहते हैं तो उसके बाद वो रीडिंग्स गलत बताने लगे, तो इसको हम इलास्टिक फटीग बोलते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नाउ टेंथ है हमारे पास क्वेश्चन MCQ लास्ट, इफ़ वी डबल द डायमीटर ऑफ अ केबल इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बिकम। अगर हम डायमीटर केबल का डबल कर दें तो उसकी जो लोड कैरी करने की कैपेसिटी है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 4 टाइम्स, वो 4 टाइम्स हो जाती है। तो ये तो थे हमारे 1 to लेकर 10 तक MCQs, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक हमारे पास जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। वाई ब्रिजेज आर डिक्लेयर अनसेफ फॉर लॉन्ग यूज़र के बाद वो अनसेफ क्यों हो जाते हैं। तो इसके आंसर्स भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अब दिखाई देगा, ये हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर है। When bridge is used for long time, it loses its elastic strength and ultimately may collapse. Hence, the bridges are declared unsafe after long use. ब्रिजेस को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने पर उनकी जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और वो कोलैप्स हो सकते हैं, जिस कारण उसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। नाउ हमारे पास 12th क्वेश्चन है, वाई स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबड़। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। 12th क्वेश्चन का आंसर ये रहा हमारे पास, स्टील इज़ अ मोर इलास्टिक दैन रबड़ बिकॉज स्टील कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप फास्टर दैन रबड़। स्टील जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रबड़ से पहले आ जाता है। देन सो रबड़ व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड, जब उसमें से हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें तो वो जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, इसलिए स्टील को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ 13th क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन पॉइजनस रेशो व्हाट आर इट्स यूनिट्स। तो 13th क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 13th क्वेश्चन का आंसर, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ द लिटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजनस रेशो। और इसका सिंबल है जो हमारे पास ये इस सिग्मा की तरह, तो लिटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और माइनस डेल्टा डी अपॉन डी ओवर डेल्टा एल अपॉन एल, जिसको रीअरेंज करके माइनस एल अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल के बराबर आ चुका है। नाउ इट हैज़ नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पॉइसन्स रेशो है जो दोनों स्ट्रेन की रेशो है, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। तो 13th क्वेश्चन का ये हमारा आंसर था। नाउ देख लेते हैं हम 14th क्वेश्चन है हमारा, कौन सा 14th क्वेश्चन,
14th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए हम देखते हैं 14th क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है। फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी द वैल्यू ऑफ अ बल्क मॉडुलस इज 0। तो बल्क मॉडुलस है जो वो 0 होता है परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए। नाउ 15th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का क्या मतलब है। तो ये हमारा 15th क्वेश्चन है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। The delay of a certain substances in a regaining their original shape after being deformed within their elastic limit is known as elastic after effect। जो डिले हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने पे, रिगेन करने पे ओरिजिनल पोजीशन, उस डिले को, उस टाइम को हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का नाम देते हैं ना। उसके बाद देख लेते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16th क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज स्ट्रेन, राइट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, तो ये हमारे पास इसका भी आंसर है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स इनिशियल लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो इसकी टाइप्स 3 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है। स्ट्रेन ऑफ 3 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ वाइज होता है, शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये 3 टाइप्स की इसकी जो है टाइप्स हैं। नाउ 17th क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारा 17th क्वेश्चन क्या है, अ केबल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हाउ विल इट इफेक्ट द एक्सटेंशन ऑफ वायर अंडर द सेम स्ट्रेचिंग फोर्स। अब अगर केबल को हम डबल कर दें उसकी लेंथ को, तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उसके लोड में। व्हेन द केबल इज कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सपोर्टेड बाय आइदर पार्ट्स ऑफ द केबल रिमेन सेम एज बिफोर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल है। ब्रेकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इसमें लेंथ नहीं है ऑफ अ केबल, सो लोड रिमेन्स द सेम व्हेन केबल कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में अगर कट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ 18th क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेचिंग मेटालिक वायर, ऑल्सो फाइंड द इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इनसाइड द वायर। तो एक आर्टिकल है हमारा, देख लेते हैं हम किस तरह से करना है हमने 18th क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा 18th क्वेश्चन आप देख सकते हो। 18th क्वेश्चन के लिए हमको पहले फिगर भी बनानी पड़ेगी। हमने इसमें एक रॉड बनाई हुई है जिसकी लेंथ को हम स्मॉल एल से इंक्रीज करें, ओरिजिनल लेंथ उसकी एल के बराबर है। लोड उसमें अटैच करने के बाद, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला FL अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। नाउ F इज इक्वल टू वाई, अगर इसमें रीअरेंज करें तो डेल्टा एल अपॉन ए अपॉन एल, डेल्टा एल को हम एल के इक्वल भी ले सकते हैं, स्मॉल एल। नाउ DW वर्क डन पता करना है क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, तो उस लोड के कारण, उस फोर्स के कारण कितनी एनर्जी या कितना वर्क उसमें स्टोर हो गया, तो लिखेंगे DW इज इक्वल टू वाई एल ए अपॉन एल DL। नाउ इंटेग्रल करेंगे हम टोटल लेंथ के लिए, तो इंटेग्रल हमारी लिमिट आएगी 0 to L तक और हमारे पास वाई ए एल अपॉन एल DL के इक्वल है, तो ये कॉन्स्टेंट होने के कारण आउटसाइड आ जाएगा। देन एल DL, तो एल का जो इंटेग्रल होगा वो L²/2 के इक्वल है। तो हमने इसको वर्क डन बोल रहे हैं हम, तो इसमें हमने एल कैपिटल और एल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मतलब जो वर्क डन है हाफ ऑफ यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन स्क्वायर मल्टीप्लाई वॉल्यूम के इक्वल आ जाता है। नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला बना है 1/2 स्मॉल एल अपॉन एल स्क्वायर एल इंटू ए के इक्वल आ गया। एल ए इंटू ए यहाँ पे एक वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, लेंथ इंटू एरिया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे हम फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला हम एक बार लिख दें, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/2 यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन स्क्वायर रह जाता है, तो इसकी वैल्यूज़ को हम सब्सिट्यूट कर देंगे, यंग्स मॉडुलस FL अपॉन एल इंटू ए L²/2, तो रीअरेंज करके हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारा था 18th क्वेश्चन। ना उसके बाद देख लेते हैं हमारा 19th क्वेश्चन क्या है। 19th क्वेश्चन कौन सा है हमारा, वो देख लेते हैं हम। 19th क्वेश्चन है हमारा, अ स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस 10 मिलीमीटर एंड इनिशियल लेंथ इज 1 मीटर और 100 kN force stretch its along its length, calculate stress, elongation and strain of the rod given Young's modulus for steel is equal to 2.0 multiplied 10⁻11 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो इसका देख लेते हैं हमारे पास आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा आंसर एक न्यूमेरिकल है ये 19th क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो ये 19th क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जिसमें हमको रेडियस गिवन R इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, लेंथ गिवन हमको 1 मीटर, फोर्स F 100 kN, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हम लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई 10⁻3, एरिया के लिए हम πr² का फॉर्मूला यूज़ करें, पाई की वैल्यू हमने इसमें 3.14 यूज़ कर ली जो कि 22.7 को कैलकुलेट करके आते हो। तो फाइनली हमारे पास स्ट्रेस से जो है 3.18 मल्टीप्लाई 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल बन जाता है। ना इलैंगुएशन के लिए हम डेल्टा एल फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए FL अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस चाहिए, तो उसकी वैल्यू सबकी हमको पता है, हमने इसमें सब्सिट्यूट की तो हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू भी आ चुकी है 1.59 mm में।
नाउ लास्टली हमने स्ट्रेन पता करना था डेल्टा एल अपॉन एल, उसकी वैल्यूज़ भी हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻³ के इक्वल है जो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन, देख लेते हैं हम क्या है 5 मार्क्स का। ड्रा द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ मेटालिक स्टील वायर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्ट्रेचिंग फोर्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट रीजंस ऑफ द ग्राफ्स। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर हमारे पास है। पहले हमने को क्या करना पड़ेगा, हमको पहले ये ग्राफ बनाना पड़ेगा स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन का, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस सॉरी। हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ आप देख सकते हो, जिसमें हमारे पास परमानेंट सेट है जब बॉडी में कोई चेंज नहीं आता, उसके बाद हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर है, देन प्लास्टिक बिहेवियर और लास्टली ब्रेकिंग पॉइंट है। तो इसमें हम बताएंगे कि इस ग्राफ में हमने क्या रीड किया, क्या हमको ये ग्राफ जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन द रीजन ओ टू ए जो इसका रीजन है, द ग्राफ इज लीनियरली शोइंग दैट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, जो कि हुक्स लॉ है, हम जानते हैं हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है ओ टू ए तक। नाउ द बी पॉइंट है द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज नॉन एज अल्टीमेटली टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो डी पॉइंट है वो अल्टीमेटली टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब इसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। और जो सी पॉइंट है, द पॉइंट ई ऑन द ग्राफ इज नॉन एज अ ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, उसके बाद जो है ब्रेक कर जाएगी, जो स्टील वायर होगी या कोई भी वायर होगी वो ब्रेक कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस के आंसर, जो आपका PAS सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रिवीजन टेस्ट 2 है, जो आपका ये 11th क्लास के लिए चैप्टर नंबर जो है 9 और यूनिट 7 है ये। तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, और इसी तरह से हम अपने चैनल पे जो आपके सैम्पल पेपर सॉरी आपके जो वीकली रिवीजन टेस्ट आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।